Hello everybody, I am CS Shishika Agrawal and आज की क्लास में we are going to study our Indian Contract Act. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था यानी कि सैटरडे क्लास में उसको पहले रिवाइज करेंगे एंड टुडे विल कंटिन्यू विद फ्री कॉन्सेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड देन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, तो चलिए बहुत ही जोश के साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. सबसे पहले एकदम स्पीड में चेन्नई एक्सप्रेस के साथ होने वाला है हमारा रिवीजन. तो रिवीजन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मैम व्हाट डू यू मीन बाय कंसेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय फ्री कंसेंट. तो कंसेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 13 व्हिच मींस कंसेंसस एट आइटम. कंसेंसस एट आइटम मतलब मीटिंग ऑफ माइंड्स, अंडरस्टैंडिंग सेम थिंग इन सेम सेंस. दोनों पार्टी के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है. वो बाहुबली और देवसेना वाला एग्जांपल दिया था मैंने, और मैंने आप लोगों को बताया था अगर मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं होता है, अगर कॉन्सेंट नहीं होता है, विच मीन्स इट इज एरर इन कंसेंसस. एंड ऐसा अग्रीमेंट जिसमें कॉन्सेंट ही नहीं होता है वो वैलिड ही नहीं होता है, विच मीन्स वो वॉइड अब इनिशियो होता है. अब इनिशियो मतलब वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, वॉइड फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग. उसके बाद हमने देखा था व्हाट यू मीन बाय फ्री कॉन्सेंट. फ्री कॉन्सेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 14. फ्री कॉन्सेंट मतलब ऐसा कॉन्सेंट विच इज नॉट कॉज्ड बाय दिस 5 थिंग्स. ऐसा कॉन्सेंट जिसमें ये 5 चीजें नहीं है: कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक. अब इन सबका सेक्शन लाइन है, बिल्कुल ऐसा टेंशन मत लेना याद कैसे होगा. क्लास एंड होने के बाद मैं आप लोग को सारे सेक्शन रिवाइज करा दूंगी, सारे सेक्शन आप लोग को याद हो जाएंगे, उसकी चिंता मत करना, ठीक है. तो इसके बाद हमने स्टार्ट किया था कि अगर कभी फ्री कॉन्सेंट नहीं होता है तो क्या होता है. फ्री कॉन्सेंट नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं एरर इन कॉजा एंड सच अग्रीमेंट इज वॉइडेबल अग्रीमेंट एट द ऑप्शन ऑफ बेचारी पार्टी. बेचारी पार्टी यानी एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी. उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट यू मीन बाय कोर्शन. कोर्शन इज डिफाइंड इन सेक्शन 15. 13 14 के जस्ट बाद वाला सेक्शन विच इज सेक्शन नंबर 15. और इसमें लिखा है कि अगर आप कोई क्राइम करते हैं जो इंडियन पीनल कोड में प्रोहिबिटेड है, या कोई क्राइम करने की धमकी देते हैं, किया नहीं अभी तक क्राइम लेकिन धमकी दे रहे हैं, तो दिस इज कोर्शन. एंड अगर आप किसी की कोई प्रॉपर्टी या किसी इंसान को किडनैप कर लेते हैं या अपने पोजीशन में ले आते हैं अनलॉफुली, जबरदस्ती, तो दैट इज ऑल्सो कोर्शन. और अगर आप किसी इंसान को या किसी की प्रॉपर्टी को धमकी देते हैं डिटेन करने का, किडनैप करने की धमकी देते हैं, तो वो भी कोर्शन है. मतलब एक्चुअल कमिट हो चाहे आप धमकी दे रहे हो, दोनों ही कोर्शन में आ जाएगा. या तो कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज फोरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड, और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी और एनी पर्सन. और ऐसा डरा के धमका के हम क्या कर रहे हैं, सामने वाली पार्टी को अग्रीमेंट में एंटर करा रहे हैं, और बाय डूइंग दिस वी आर इन्फ्लुएंसिंग अ पर्सन टू एंटर इनटू अग्रीमेंट. तो ऐसा अग्रीमेंट क्या हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, वैलिड नहीं होता है, वो वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ बेचारी पार्टी. उसके बाद हमने पढ़ा था कि कोर्शन कैन बी डन बाय स्ट्रेंजर और इवन टू स्ट्रेंजर. मोदी जी खुद दीदी के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, मोदी जी ने अपने गुंडों से क्वेश्चन करवाया, थर्ड पार्टी से, स्ट्रेंजर से क्वेश्चन कराया, तो दैट इज आल्सो वैलिड. तो स्ट्रेंजर कैन बी डन टू स्ट्रेंजर और बाय स्ट्रेंजर. उसके बाद हमने देखा था कि मोदी जी ने दीदी को मालदीव्स में ले जाके क्वेश्चन किया, तो क्या वो क्वेश्चन कहलाएगा? क्यों? क्योंकि मालदीव्स में तो इंडियन पीनल कोड एप्लीकेबल ही नहीं होता है ना. इंडियन पीनल कोड तो सिर्फ इंडिया के टेरिटरी में एप्लीकेबल होता है ना. तो आंसर इज यस, उसको क्वेश्चन मानेंगे. इवन अगर वो इंडिया के बाहर कहीं क्वेश्चन किया तो उसको भी क्वेश्चन मानेंगे. अगर किसी ऐसी प्लेस पे क्वेश्चन किया जहां इंडियन पीनल कोड फोर्स में नहीं है तो भी उसको क्वेश्चन माना जाएगा. इट विल अमाउंट टू क्वेश्चन. और जहां भी क्वेश्चन होता है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बेचारी पार्टी यानी कि एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी. यहां कंप्लीट हुआ था हमारा क्वेश्चन. उसके बाद हमने पढ़ा था अनड्यू इन्फ्लुएंस. अनड्यू इन्फ्लुएंस इज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 16. और यहां हम फिजिकल जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, इमोशनल अत्याचार. और जब हम किसी दूसरे पार्टी के विल के साथ खिलवाड़ करते हैं, विल यानी उसकी इच्छा के साथ, विल यानी उसकी इच्छा को डोमिनेट कर लेते हैं, इन्फ्लुएंस कर देते हैं उसको, और उसको इन्फ्लुएंस करके अपनी पोजीशन का अनफेयर एडवांटेज उठा के उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराते हैं, तो ये गलत होता है मैम. इसको अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलते हैं. और अनड्यू इन्फ्लुएंस कब हो सकता है? जब एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में है तभी हो सकता है. ऐसा कोई राह चलता इंसान आपको आके अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. ऐसा कोई राह चलता इंसान आके बोलेगा, आपको बैक आने की कोशिश करेगा तो आप नहीं बैक जाओगे. अगर उस समय आप बैकोगे तो आपकी गलती है. नॉर्मली आपके जो रिलेशन वाले होते हैं, आपसे जो डोमिनेटिंग होते हैं, वही लोग आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. तो ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनको डोमिनेटिंग पोजीशन में मानते हैं? फर्स्ट इज कि जब एक्चुअल में मास्टर सर्वेंट रिलेशन दिखता है, डोमिनेंट और
सबऑर्डिनेट वाली रिलेशन देखते हैं कि हाँ ये ऊपर वाले स्टेज पे तो ये डोमिनेट कर सकता है इसको, जैसे कि मास्टर सर्वेंट, पेरेंट चाइल्ड, गार्जियन वार्ड, इनकम टैक्स ऑफिसर, एसएससी, डॉक्टर एंड पेशेंट। और कुछ फिड्यूशरी रिलेशन होता है, फिड्यूशरी यानी भरोसे का रिलेशन, फिड्यूशरी यानी भरोसे का रिलेशन, जैसे ट्रस्टी बेनिफिशियरी, जैसे स्पिरिचुअल एडवाइजर एंड हिज डिसिपल्स। इसका मैंने निर्मल बाबा वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो अगर निर्मल बाबा के बहकावे में आके किसी उसके चेले चपाटी ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी दान कर दी निर्मल बाबा के नाम ने, निर्मल बाबा के नाम पे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि निर्मल बाबा ने क्या किया? इमोशनल अत्याचार किया, अनड्यू इन्फ्लुएंस किया, ठीक है। जूम इन करें देव, जूम इन तो है, और कितना जूम इन करें? दिख रहा है? इज इट ओके ना देव? ओके, ठीक है। तो स्पिरिचुअल एडवाइजर एंड डिसिपल्स, सॉलिसिटर एंड क्लाइंट, सॉलिसिटर यानी लॉयर्स लोग, लॉयर्स और उनके क्लाइंट। तो यहां पर क्या होता है? डोमिनेंट पोजीशन होता है, और ये जो डोमिनेंट, जो अपना डोमिनेंट पोजीशन का अनफेयर एडवांटेज, गलत फायदा, अनफेयर एडवांटेज उठा करके सामने वाली पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा लेते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया। और जहां भी अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है वहां कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बेचारी पार्टी। और उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट हमने देखा था पर्दा नशीन वुमेन वाला, कि जो पर्दा नशीन वुमेन होती है, लॉ ये मानता है कि उसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस किया ही गया होगा अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड। लॉ ये अज्यूम करके चलता है कि एक पर्दा नशीन वुमेन ने कॉन्ट्रैक्ट किया, अग्रीमेंट किया, मतलब उसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा, वरना ये लॉ अपने आप मानेगा कि उसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। और एक पर्दा नशीन वुमेन के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो होता है वॉइडेबल। क्यों? क्योंकि ये लॉ ये मानता है कि वो वहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ ही होगा। इतना हमने कल की क्लास में कर लिया था, जो हमने फटफट से 10 मिनट में रिवाइज कर लिया, राइट? 10 मिनट भी नहीं, आज 7 मिनट में रिवाइज कर लिया, दैट्स गुड। ओके, तो अब हम अपनी नॉर्मल स्पीड में आ जाते हैं, और अब हम करने वाले हैं हमारा थर्ड कैटेगरी ऑफ व्हाट, फ्री कॉन्सेंट का। फ्री कॉन्सेंट नहीं होने का थर्ड कैटेगरी विच इज फ्रॉड। और इसका सेक्शन बहुत इजी है। सेक्शन कहां से चालू हुआ था? 13 कॉन्सेंट, 14 फ्री कॉन्सेंट, 15 कोर्शन, 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस। सो अब 17 आ जाएगा। 17 पे खतरा, 17 पे खतरा, खतरा मीन्स फ्रॉड। तो ऐसे याद हो जाएगा सेक्शन, सेक्शन 17, 17 पे खतरा, खतरा मीन्स फ्रॉड, 17 पे खतरा, खतरा मीन्स फ्रॉड। तो सेक्शन याद हो जाएगा? हाँ मैम याद हो जाएगा, अब तो हमारे बाएं हाथ का खेल हो गया है। तो आपको सेक्शन याद हो गया, फ्रॉड का सेक्शन है सेक्शन 17। और फ्रॉड मतलब मैम नाम से आप जानते हो, फ्रॉड मतलब किसी के साथ धोखाधड़ी करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फ्रॉड में हम किसी के साथ धोखा कर रहे हैं लेकिन हमारा इंटेंशन गलत है। हम गलत इंटेंशन के साथ, हम उसको धोखा देने के ही इंटेंशन के साथ उसके साथ कर रहे हैं धोखा, तो ये हो जाएगा फ्रॉड। मेन पॉइंट ऑफ द फ्रॉड इज कि इंटेंशन गलत होना चाहिए। आप फ्रॉड कर रहे हो मतलब आपका इंटेंशन गलत है, आप सामने वाले को धोखा देना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा है मैम, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रॉड? Fraud means and include any of the following act committed by the party with the intention to deceive another person. इंटेंशन टू डिसीव को मैंने हाईलाइट इसीलिए किया है क्योंकि ये फ्रॉड का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर आप गलती से किसी के साथ धोखा करते हो, मतलब आपका गलत इंटेंशन नहीं है, तो उसको मिस रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, उसको फ्रॉड नहीं बोलते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के बीच में अंतर ही यही होता है, फ्रॉड मतलब जानबूझ के धोखा किया, गलत इंटेंशन के साथ धोखा किया, और मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब मैडम जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया। ऐसा कई बार होता है ना, अपन किसी का बुरा नहीं चाहते हैं लेकिन हो जाता है हमसे अनजाने में, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन में आ जाएगा। व्हाट डू मीन बाय फ्रॉड? फ्रॉड मतलब अगर आपने इन, ये मिट क्यों गया, अगर आपने इन पांचों में से कोई भी काम किया विद द इंटेंशन टू डिसीव, डिसीव मतलब धोखे देने का इंटेंशन, डिसीव मतलब सामने वाले को धोखा देने का इंटेंशन, विद द इंटेंशन टू डिसीव। अब हमने क्या क्या किया मैम, एक एक करके देखते हैं। अगर हमने ये पांचों में से कोई भी काम किया तो उसको हम फ्रॉड बोलेंगे। पहला, फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स यानी झूठ बोलना। मैंने किसी को धोखा देने के इंटेंशन से झूठ बोला तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको ये बोला जाएगा कि मैंने उसके साथ धोखा किया। ठीक है, जैसे कि मान के चलो मेरे को ये वॉच बेचनी थी और मैंने किसी को बुलाया
और बोला, मैंने किसको बुलाया, सलमान खान को बुलाया, ठीक है, मैंने सलमान खान को बुलाया और सलमान खान को बोला सल्लू भाई ये जो वॉच है ना ये इम्पोर्टेड है, सिंगापुर से इंपोर्ट की है मैंने, 2 करोड़ की वॉच है, चलो लो मेरे साथ एग्रीमेंट करो, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, ले लो ये वॉच खरीद लो, बदले में 2 करोड़ मेरे को दे दो, ये वॉच 2 करोड़ की इंपोर्टेड है, ठीक है, ये वॉच मैं सिंगापुर से खरीद के लाई, तो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने झूठ बोला, किसको, क्या ये वॉच इंपोर्टेड है, नहीं मैडम ये तो यही है अपने इंडिया की, इंपोर्टेड नहीं है, तो मैंने झूठ बोला, सल्लू भाई को, सल्लू भाई ये जो वॉच है ना ये इंपोर्टेड है, और मैंने उसके साथ एग्रीमेंट मेंटर कर लिया, मैंने उसको वॉच दे दिया, उसने मुझे 2 करोड़ रुपए दे भी दिए, पगला है, दिमाग नहीं लगाया, वो मेरे बहकावे में आ गया, मैंने जो झूठ बोला उसने सच मान लिया, और उसने सच में मान लिया कि ये वॉच इंपोर्टेड है, और उसने मुझे 2 करोड़ रुपए दे दिए। अब मैडम क्या मैंने झूठ बोला, हाँ मैडम मैंने झूठ बोला, तो मैंने उसके साथ क्या किया, धोखा किया, और मेरा इंटेंशन भी गलत था, मैंने उसको धोखा देने के ही इंटेंशन से उसको झूठ बोला, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माना जाएगा मैंने उसके साथ फ्रॉड किया, और जब भी यहाँ फ्रॉड हुआ मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बेचारी पार्टी, बेचारी पार्टी कौन, सलमान खान, उसके साथ गलत हुआ ना बेचारे के साथ, लोकल घड़ी मिल गई उसको इंडिया की, कितने में 2 करोड़ देना पड़ गया, धोखा हुआ ना बेचारे के साथ, तो सलमान खान क्या करेगा, सलमान खान चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा सकता है, तो समझ में आया, फर्स्ट पॉइंट इज फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट एज इजी एज दैट, झूठ बोलना, अगर आप किसी को झूठ बोलते हो इंटेंशन गलत के साथ तो ये माना जाएगा आपने फ्रॉड किया, और फ्रॉड हुआ मतलब फ्री कॉन्सेंट नहीं है, अगर सलमान खान को सच पता होता तो वो 2 करोड़ में एक घड़ी खरीदता ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, आपने झूठ नहीं बोला लेकिन सच को छुपा दिया, आपने एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट फ्रॉम वन हैविंग नॉलेज ऑफ द फैक्ट, एक्टिव कंसीलमेंट, कंसीलमेंट यानी छुपाना, मान के चलो मेरे पास एक प्यारी सी एक्टिवा है, और वो एक्टिवा ना उसमें बहुत सारे स्क्रैचेस हो गए हैं, क्रैक आ गए थे, हैंडल साइड से थोड़ा सा टूट गया, मिरर थोड़ा सा टूट रखा था, और बहुत सारे क्रैक वगैरह आ रखे थे, एकदम पुरानी हो गई थी वो, और मैंने क्या किया, मेरे को वो एक्टिवा बेचना था, तो मैंने ऊपर से थोड़ा बहुत ऐसे कोटिंग वगैरह करवा दी, टेम्पररी कांच और हैंडल फिक्स करवा दिया छुपाने के लिए, कि सामने वाले को जो मैं बेचूंगी ना उसको मैं नहीं बताऊंगी कि ये टूटी फूटी गाड़ी है, इसमें स्क्रैच है, इसमें क्रैक है, तो मैंने उसको छुपा दिया ताकि सामने वाले को सच पता ना चले, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं लेकिन मैं सच को छुपा रही हूं, मैंने जो क्रैक्स थे उसमें मैंने छुपा दिया ताकि सामने वाली पार्टी को पता ना चले, और अब मैंने सामने वाली पार्टी आई स्कूटी खरीदने के लिए, कौन आया इस बार, मान के चलो कौन आया, कपिल शर्मा आया, कि इशिका जी मुझे आपसे स्कूटी खरीदनी है, और मैंने उसको वो स्कूटी ना 1 लाख में बेच दी, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, द आंसर इज नो, क्यों, क्योंकि मैंने कपिल के साथ धोखा किया, मैंने उसके साथ फ्रॉड किया, क्यों, क्योंकि वो स्कूटी के डिफेक्ट्स जो थे उसको मैंने छुपाया, मैंने सच को छुपाया, तो सच को छुपाना झूठ बोलने से भी ज्यादा बेकार है, तो अगर आप सच को छुपाते हो, एक्टिव कंसीलमेंट करते हो, जानबूझ के उस सच को छुपा रहे हो ताकि सामने वाले को पता ना चले कि स्कूटी में क्रैक है, तो उसको भी फ्रॉड माना जाएगा, और जब भी फ्रॉड हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बेचारी पार्टी, बेचारी पार्टी कौन है, कपिल शर्मा, तो एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट यानी सच को छुपाना। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म, प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म, मैंने किसी को झूठा वादा दे दिया, मान के चलो मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ जो मैं एक्चुअल में नहीं गाती हूँ, अच्छा ठीक है मेरा नहीं एग्जांपल लेते हैं, किसी और का एग्जांपल लेते हैं, नेहा कक्कड़ हमारी, ठीक है, मान के चलो नेहा कक्कड़ को किसने इनवाइट किया, नेहा कक्कड़ को अंबानी जी ने इनवाइट किया कि मेरे बेटे की शादी है, नेहा कक्कड़ जी आप गाना गाना, वो उइमा उइमा वाला आके गाना गाना, काटा लगा उइमा उइमा, जो भी आया ना 2-3 दिन पहले, सुना होगा आप सबने ठीक है, तो मान के चलो मुकेश अंबानी ने नेहा कक्कड़ को बोला कि नेहा कक्कड़ आप आना, हमारे बेटे की शादी है, बहुत ही धूमधाम से एकदम मस्त आलीशान वाली शादी होगी, आप काटा लगा उइमा वाला गाना गाना, तो नेहा कक्कड़ ने मन में सोचा कि मैं तो नहीं गाऊंगी, मैं इसको झूठ झूठ बोल देती हूँ कि हाँ मैं गाऊंगी, तो नेहा कक्कड़ ने प्रॉमिस कर दिया कि हाँ मैं आके गाऊंगी, और नेहा कक्कड़ के माइंड में क्या चल रहा था कि मैं तो नहीं गाऊंगी, कौन गाएगा, झूठा वादा कर दिया, झूठा वादा कर दिया, प्रॉमिस कर दिया, लेकिन परफॉर्म करने का इंटेंशन नहीं था, उसके दिमाग में था मैं तो नहीं जाऊंगी, जिस दिन शादी थी ना नेहा कक्कड़ ने धोखा दे दिया, नहीं गई, बेचारे मुकेश अंबानी को इतने सारे मेहमानों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा, इतने सारे मेहमानों के सामने बता दिया था नेहा कक्कड़ आ रही है हमारे यहाँ गाना गाने, ठीक है
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपने प्रॉमिस किया विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म, मतलब यहाँ नेहा कक्कड़ ने फ्रॉड किया अंबानी के साथ। तो यहाँ नेहा कक्कड़ ने मुकेश अंबानी के साथ फ्रॉड किया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बेचारी पार्टी कौन है? मुकेश अंबानी। नेक्स्ट पॉइंट इज एनी एक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई भी दूसरा काम अगर आपने किसी को डिसीव करने के लिए किया। व्हाट डू मीन बाय डिसीव मैडम? मतलब डिसीव मतलब होता है धोखा देना। डिसीव मतलब होता है धोखा देना। अगर आपने कोई भी काम किया सामने वाले को धोखा देने के लिए, तो वो धोखा कहलाएगा, यानी फ्रॉड कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज लास्ट पॉइंट मैम, एनी एक्ट विद अ सर्टेन लॉ स्पेसिफिकली इंसॉल्वेंट नहीं होगा, फ्रॉडुलेंट होगा। आई एम रियली सॉरी, इसको अपने नोट्स में करेक्ट कर लेना। ये मैं नींद में बना रही थी क्या, पता नहीं, गलत तो हो गया, सही कर लेना, ये फ्रॉडुलेंट होगा। मैंने गलती से इंसॉल्वेंट लिख दिया था, उसको सही कर लेना, कॉपी में अपने काट करके उसको फ्रॉडुलेंट कर लेना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिफ्थ पॉइंट इज एनी एक्ट विद अ सर्टेन लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर एज फ्रॉडुलेंट। अगर कोई काम किसी लॉ में फ्रॉड डिक्लेयर हो गया है कि अगर ये काम किया तो आपने इसको फ्रॉड कहलाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो फ्रॉड कहलाएगा। जैसे मान के चलो एक एक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसमें लिखा है कि अगर आप कोई जमीन जायदाद बेचते हो, अगर आप कोई जमीन प्रॉपर्टी बेचते हो, तो आपको प्रॉपर फुल डिस्क्लोजर करना है, साइन वगैरह होना चाहिए, कुछ भी उसमें इंपॉर्टेंट उसके बारे में, जमीन के बारे में सारी मटेरियल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है सामने खरीदने वाली पार्टी को, और अगर आपने नहीं बताया तो वो फ्रॉड माना जाएगा। तो अगर किसी लॉ में कोई काम फ्रॉड लिखा हुआ है और वो काम आपने कर दिया तो वो फ्रॉड माना जाएगा। लेकिन ये चारों काम आपने किया तो इसको फ्रॉड तो माना जाएगा मैडम, लेकिन इन चारों काम के साथ आपका इंटेंशन गलत हुआ तो ही वो फ्रॉड माना जाएगा। आपने क्या किया? या तो झूठ बोला, फॉल्स स्टेटमेंट, या तो सच को छुपाया, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट, या फिर थर्ड प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म, नेहा कक्कड़ वाला एग्जांपल, आपने झूठा वादा कर दिया। चौथा, कोई भी काम धोखा देने के लिए किया। पांचवा, ऐसा कोई भी काम किया जो किसी लॉ ने बोला है कि ये धोखा है। तो अगर ये पांच आपने काम किया, इन पांचों में से कोई भी काम किया विद गलत इंटेंशन, विद इंटेंशन टू डिसीव, देन इट इज नोन एज फ्रॉड। आई होप फ्रॉड क्या होता है, धोखा क्या होता है, ये आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अब मैम फ्रॉड के लिए एसेंशियल एलिमेंट क्या है? मैम पहला एसेंशियल एलिमेंट है कि फ्रॉड शुड रिलेट टू सम फैक्ट, और सम मटेरियल फैक्ट होना चाहिए। मतलब आपने कुछ इंपॉर्टेंट बात ऐसी बोली जो आपने झूठ बोला, तो उसको फ्रॉड माना जाएगा। जैसे मान के चलो आप एक बिल्डिंग बेच रहे हो और वो बिल्डिंग ना खराब क्वालिटी के सीमेंट और पत्थर से बनाई गई थी, तो वो बिल्डिंग गिरने का ज्यादा चांसेस था, और आपने वो बात सामने वाले को नहीं बताई, वो बात आपने झूठ बोल दी कि नहीं नहीं बिल्डिंग तो एकदम बेस्ट क्वालिटी सीमेंट, बेस्ट क्वालिटी गिट्टी वगैरह से बनी हुई है, बिल्डिंग में एकदम मजबूत है, तो आपने यहाँ झूठ बोला सामने वाले को बिल्डिंग बेचने के लिए, तो ये फ्रॉड है। लेकिन मान के चलो आपने, सामने वाली पार्टी आपकी बिल्डिंग खरीदने आ रही थी, आपने उसको बोला सर ये जो खिड़की है ना, क्या मस्त हवा आती है यहाँ से, आप एकदम दीवाने हो जाएंगे ये घर खरीद के। लेकिन उस खिड़की से हवा हवा नहीं आती थी ना, आपने ऐसा झूठ बोल दिया, आपने बोल दिया सर ये जो खिड़की है ना यहाँ से बहुत अच्छी हवा आती है, घर खरीद लो आप सुखी हो जाओगे। और उसने घर खरीद लिया, और बाद में वो खिड़की के बाजू में बैठ के देखा यहाँ तो हवा ही नहीं आ रही है, तो क्या वो ऐसा बोल सकता है कि तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया, यहाँ से हवा नहीं आती खिड़की से, अब चलो वॉइड करो, वापिस लो अपना बंगला, पैसे वापिस करो? क्या वो ऐसा कर सकता है? द आंसर इज नो। खिड़की से हवा आती है नहीं आती है, दिस इज जस्ट एन ओपिनियन, ये तो एक ओपिनियन है, हमने कोई मटेरियल फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर के झूठ नहीं बोला, दिस इज जस्ट एन ओपिनियन। तो हम जो झूठ बोल रहे हैं, जो हम धोखा दे रहे हैं, वो किसी ना किसी फैक्ट को लेकर के होना चाहिए, हमारा जस्ट ओपिनियन नहीं होना चाहिए, उसको फ्रॉड नहीं मानेंगे। अगर मैं बोलती हूँ खिड़की से हवा आती है, तो ये नहीं माना जाएगा कि मैंने झूठ बोला, ठीक है, क्योंकि उसमें मेरा बस नहीं है। नेक्स्ट इज फ्रॉड होने के लिए क्या क्या होना जरूरी है? फर्स्ट थिंग इज कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर के धोखा होना चाहिए, फ्रॉड होना चाहिए, मेयर ओपिनियन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज इंटेंशन टू डिसीव होना चाहिए, इंटेंशन टू डिसीव मतलब धोखे देने का इंटेंशन होना चाहिए। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको फ्रॉड तभी माना जाएगा जब मेरे झूठ बोलने से सामने वाले ने उसको सच माना, सामने वाला मेरे बहकावे में आ गया और उसने उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया और उसको लॉस हो गया। जैसे मान के चलो जब नेहा कक्कड़ ने झूठा वादा किया कि मैं आपके यहाँ आके गाना गाऊंगी, तो मुकेश अंबानी को लगा हाँ ये आ जाएगी, मुकेश अंबानी ने उसकी बात को सच मान लिया, मुकेश अंबानी उसके बातों में आ गया और उन्होंने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि नेहा कक्कड़ आ रही है गाना गाने,
और अब बाद में उनको बहुत सारी बेइज्जती सहन करनी पड़ी, तो उनको कुछ ना कुछ लॉस भी हुआ, तभी फ्रॉड माना जाएगा। फ्रॉड कब माना जाएगा? फर्स्ट थिंग इज कि मान के चलो नेहा कक्कड़ ने जब झूठ बोला तो जो मुकेश अंबानी है उसको सच में लगा कि हाँ वो सच है, नेहा कक्कड़ सच बोल रही है। दूसरा, उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गया, वो नेहा कक्कड़ के साथ एंटर कर गया कॉन्ट्रैक्ट में। और तीसरा, उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की वजह से उसको लॉस हो गया, तभी फ्रॉड माना जाएगा। अब मान के चलो मैं फ्रॉड कर रही हूँ ताकि सामने वाला मेरी स्कूटी खरीद ले, लेकिन सामने वाले ने मेरी स्कूटी खरीदी ही नहीं, तो उसको थोड़ी फ्रॉड मानेंगे? फ्रॉड तो तभी मानेंगे ना जब मेरे बहकावे में वो आ गया और उसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया और उसको नुकसान हो गया तब। तो ये था हमारा कुछ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड। उसके बाद एक एक अच्छी और एक टेक्निकल बात ये है कि मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। अगर आपने झूठ नहीं बोला और सच को छुपाया भी नहीं, बस आप चुप रहे, यू वर साइलेंट, तो आपने किसी के साथ धोखा नहीं किया। इफ यू आर साइलेंट then you have not committed any fraud, which means mere silence is not considered as fraud. For example, एक सुनार की दुकान है, वो सोने मोती चांदी हीरे चांदी सोना मोती बेचता है, और उसकी दुकान में एक औरत आई, उन्होंने बोला कि सर मोतियां दिखा दो, पर्ल्स दिखा दो, तो दुकानदार ने पर्ल्स दिखा दिए और वो नॉर्मल पर्ल्स थे, नकली पर्ल्स थे। ठीक है, तो लेडीज ने देखा और उसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि लेडी ने अपने मन ही मन में अज्यूम कर लिया कि ये तो असली पर्ल लग रहे हैं, ये तो एकदम असली पर्ल लग रहा है, नकली नहीं है। तो लेडी को लगा ये तो बहुत महंगे होंगे, और वो पर्ल एक्चुअल में वो ज्यादा दाम में बेच रहा था, तो वो उस पर्ल को दुकानदार ने 10,000 में बेच दिया। ठीक है, लेकिन लेडी के मन में क्या था? लेडी को लग रहा था कि ये ना असली पर्ल है, लेकिन दुकानदार उसका भले देख के उसको समझ गया था कि लेडी को ये असली पर्ल लग रहा है, लेकिन दुकानदार ने ना कुछ छुपाया ना कुछ झूठ बोला, वो बस चुप रहा। लेडी ने पूछा ही नहीं कि सर, कि दुकानदार, हे दुकानदार, ये पर्ल असली है कि नकली है? लेडी ने तो पूछा ही नहीं। तो दुकानदार क्या बताने के लिए लायबल होगा? द आंसर इज नो। लेट द बायर बी वेयर। जो खरीद रहा है उसको सावधान रहना चाहिए, बेचने वाले को नहीं। तो अगर यहाँ पर दुकानदार ने कुछ नहीं बोला और 10,000 में वो पर्ल बेच दिए, और बाद में जब वो लेडी घर गई उसने अपने पति को दिखाया, तो पति ने बोला अरे ये तो नकली पर्ल है, तुम तो इसको असली पर्ल समझ के ले आई। और बाद में फिर वो गई दुकानदार के पास, तूने मेरे साथ फ्रॉड किया। क्या दुकानदार ने फ्रॉड किया? दुकानदार बोलेगा नहीं मैडम, मैंने क्या फ्रॉड किया, मैंने तो ना आपको झूठ बोला ना मैंने सच को छुपाया, आप अपने मन से अज्यूम कर रही थी, मेरी क्या गलती है उसमें? आपने पूछा ही नहीं। आप पूछती कि असली पर्ल है कि नकली पर्ल, तब मैं आपको बताती ना असली पर्ल, तब मैं आपको बताता ना कि असली है कि नकली। मैंने कोई धोखा नहीं किया, आपकी गलती है ये, मैंने कोई धोखा नहीं किया, तो दिस इज नॉट फ्रॉड। अगर दुकानदार चुप रहा तो mere silence is not fraud. mere silence is not fraud. I hope everybody is crystal clear. लेकिन मैडम अब एक जनरल रूल आप समझ गए कि mere silence is not fraud, लेकिन there are some exceptions to this rule. some exceptions मतलब there are certain cases in which silence, even silence can be considered as fraud. अब ऐसे कौन कौन से केसेस हैं मैम जहां चुप्पी यानी साइलेंस को भी फ्रॉड मान लिया जाएगा? फर्स्ट थिंग इज, एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं हम, एक्सेप्शन फर्स्ट केस इज वेयर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, वेयर इट इज ड्यूटी टू स्पीक, या तो जहां साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। अब इसी पर्ल वाले एग्जाम्पल को मैं थोड़ा मॉडिफाई करती हूँ और आपको बोलती हूँ लेडी ने पूछा, अब लेडी ने पूछा कि दुकानदार जी मेरे को ये बताइए क्या ये पर्ल असली है कि नकली है? फिर भी दुकानदार चुप रहे, लेकिन लेडी ने बोला कि आप अगर चुप रहेंगे ना तो मैं ये मान लूंगी कि ये असली है। तो अब यहां पर अगर लेडी ने पूछ लिया कि सर नहीं दुकानदार, ये पर्ल असली है कि नकली है, अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं मान लूंगी कि असली है, तो अब दुकानदार की ड्यूटी बन जाती है कि अब वो बताए असली है कि नकली है। अब अगर उसने नहीं बताया तो ये फ्रॉड मान लिया जाएगा। मतलब नॉर्मली अगर जनरल केस में देखा जाए तो साइलेंस इज नॉट फ्रॉड एक्सेप्ट व्हेन साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। अगर लेडी ने बोल दिया कि मैं आपकी साइलेंस को हाँ मान लूंगी, मैं आपकी साइलेंस को ये मान लूंगी कि पर्ल असली है, तो अब वहां उसकी ड्यूटी बनती है बोलना। अब अगर वो चुप रहा तो उसको फ्रॉड माना जाएगा। नेक्स्ट इज व्हेन इट इज ड्यूटी टू स्पीक। जैसे जब आप लोग क्लोज रिलेशन में होते हैं
अब मान के चलो वो दुकानदार अपनी ही बेटी को अगर वो पर्ल बेच रहा होता तो दोनों के बीच में भरोसे का रिलेशन है, भरोसे का रिलेशन, एक बाप बेटी के बीच में भरोसे का रिलेशन होता है। तो बेटी ये अज्यूम करेगी कि अगर इस पर्ल में कोई डिफेक्ट होगा, ये नकली पर्ल होगा, तो मेरे पापा मेरे को बता ही देंगे। कोई ये सोचता है क्या मेरे पापा मेरे साथ धोखा करेंगे? नहीं सोचता है ना। तो यहाँ उसकी, अगर वो अपनी बेटी को बेच रहा होगा तो उसकी ड्यूटी बन जाएगी बताना भाई। अब अगर वो अपनी बेटी को सच नहीं बताता है तो ये यहाँ माना जाएगा कि उसने धोखा दिया, उसने फ्रॉड किया। तो जनरल रूल इज कि mere silence is not fraud except when silence is equivalent to speech और when it is duty to speak। अगर आपकी ड्यूटी है स्पीक करना, आपकी ड्यूटी है बोलना, और तब आप चुप रहोगे, तब उसको फ्रॉड माना जाएगा। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट एक्सेप्शन इज मैम, नेक्स्ट एक्सेप्शन इज, कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जहां साइलेंस को भी फ्रॉड मान लिया जाएगा, और वो कौन से मैम? कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ उब्रीमे फिडी या फिर उब्रीमे फाइड्स। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये लैटिन टर्म है। आपको जो प्रोनाउंसिएशन अच्छा लग रहा है वो बोल लेना, मेरे को जो अच्छा लगता है वो मैं बोल लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ उब्रीमे फिडी और उब्रीमे फाइड्स। अच्छा, ये जो आप, ये एक लैटिन टर्म है, ये लीगल टर्म है। इस टर्म का अगर आप मतलब समझ लोगे ना तो ये टर्म आपको चैप्टर नंबर 5 में भी काम देगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 जो आपका लीगल रीजनिंग है ना, वहां पर ये सारे आपको लीगल वर्ड्स के मतलब समझने हैं। तो उसमें है उब्रीमे फिडी या उब्रीमे फाइड्स का मतलब ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ भरोसे का रिलेशनशिप, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड फेथ। गुड फेथ मतलब जब आप सामने वाले पे ट्रस्ट करते हो, सामने वाले पे भरोसा करते हो कि अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो ये मुझे बता ही देगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, कॉन्ट्रैक्ट विच इज मेड इन गुड फेथ। गुड फेथ मतलब सही इंटेंशन से, और आप दोनों के बीच में भरोसे का रिलेशन था और फिर भी आपने नहीं बताया, आप चुप रहे, मतलब आपने सामने वाले के साथ गलत किया। क्यों? क्योंकि उस पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा किया था। एग्जाम्पल दे दो मैम, एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल है सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में जैसे आप अगर लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो दोनों पार्टी की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सारे टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्क्लोज करना। जब आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हो ना तो आपके शरीर में आपको क्या क्या बीमारी है, आज तक आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या, कुछ भी हुआ है, सारी चीजें आपको फुल डिस्क्लोज करनी पड़ती है। और इंश्योरेंस कंपनी आपके ऊपर भरोसा करती है और आप इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हो। तो इस केस में दोनों पार्टी को सारी चीजें बताना ड्यूटी है उनकी। नहीं बताएंगे ना तो वो साइलेंस भी फ्रॉड मान लिया जाएगा इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में। सिमिलरली कंपनी प्रोस्पेक्टस, कंपनी प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जैसे हमारे मुकेश भैया की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज को जब पब्लिक का पैसा चाहिए होगा, बेस्ट एग्जांपल जोमेटो का थोड़े दिन पहले आईपीओ आया था। जोमेटो एक कंपनी है जो पहले एक प्राइवेट कंपनी थी, बाद में उस कंपनी ने पब्लिक से पैसा मंगाया, पब्लिक से पैसा मंगाया। तो देखो, जब किसी एक कंपनी को पब्लिक से पैसा मंगाना रहता है ना, तो पब्लिक बोलती है हम ऐसी थोड़ी आपके कंपनी में पैसा लगा देंगे, अपनी कंपनी के बारे में बताओ, आप कितना प्रॉफिट करते हो, आपकी कंपनी में क्या क्या चल रहा है, आपकी कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। तो कंपनी जब पब्लिक ऑफर रेज करती है, पब्लिक ऑफर इशू करती है, यानी कि जब पब्लिक से पैसा मंगाती है, तो कंपनी डॉक्यूमेंट इशू करती है जिसका नाम होता है प्रोस्पेक्टस। इसको ऐसे समझ लो जैसे आप किसी नए स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो तो वो स्कूल का एक प्रोस्पेक्टस आपको दिया जाता है उस स्कूल के बारे में बताने के लिए, उस स्कूल के बारे में फैमिलाइज करने के लिए, उस स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने के लिए। वैसे ही एक कंपनी जब पब्लिक से पैसा मंगाती है तो वो पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू करती है कि ये लो पढ़ लो और मेरी कंपनी का प्रोस्पेक्टस पढ़ के डिसाइड कर लो कि आपको मेरी कंपनी में पैसे लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं। तो कंपनी की ड्यूटी बनती है कि वो प्रोस्पेक्टस में अपनी सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन बताए, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितने की उधारी है जोमेटो के ऊपर, सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन, सारी इंपॉर्टेंट मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उस प्रोस्पेक्टस में बताना जरूरी हो जाता है। अब अगर जोमेटो ने चुप रहा, प्रोस्पेक्टस में पूरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं किया ना, मतलब कंपनी आपके साथ फ्रॉड कर रही है। और अगर उस धोखे में आके अगर आपने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया ना, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकते हो और अपना पैसा वापस ले सकते हो। इसका मतलब यहां भरोसे का रिलेशन होता है। तो जोमेटो की कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने प्रोस्पेक्टस में सारी चीजें बताए। अगर वो चुप रही तो उसकी चुप्पी को फ्रॉड मान लिया जाएगा। आगे मैडम, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ लैंड, अगेन वही लैंड बिल्डिंग, इनफैक्ट यहां आ जाएगा लैंड और एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी।
एनी, इसको लिख लेना लैंड के आगे, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जो फिक्स्ड रहती है, जैसे जमीन, बिल्डिंग, इसको आप मूव नहीं कर सकते। तो अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हो तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप सारे उस जमीन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन सामने वाले को बताओ, और अगर आप चुप रहे, आपने कोई चीज नहीं बताया, तो उसको फ्रॉड मान लिया जाएगा। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, जब दो लोगों के बीच में शादी का कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या शादी कॉन्ट्रैक्ट होता है? जी हाँ, आपको पता है ना, जब दो लोग शादी करते हैं तो उनको जाके कोर्ट में रजिस्ट्री करवानी पड़ती है मैरिज का। तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, अ मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। और जब आप मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब दो लोग शादी करते हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने बारे में सारी बातें एक दूसरे को बताएं। अगर उन्होंने कोई बात छुपाई, अगर वो लोग चुप रहे, तो आप लोग बोलोगे मैम चुप रहने को तो फ्रॉड नहीं मान सकते, लेकिन मैरिज के केस में सारी बातें बतानी हैं। अगर आप चुप रहे, आपने कोई बात नहीं बताई, तो उसको फ्रॉड मान लेंगे। एक दिन मेरे से किसी ने कोई डाउट पूछा था कि मैम किसी क्रिमिनल की शादी कर दिए थे झूठ बता के कि क्रिमिनल नहीं है वो। तो वो पॉइंट यहां आ जाएगा क्या, कि अगर उसने धोखा देने के इंटेंशन से सामने वाले को नहीं बताया कि हम क्रिमिनल हैं और शादी कर लिया, मतलब उसने लड़की के साथ फ्रॉड किया, उस लड़के ने लड़की के साथ फ्रॉड किया, और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ लड़की। अब लड़की चाहे तो वो शादी को तोड़ भी सकती है। क्यों? क्योंकि ये शादी बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। पायल बोल रही है मैम नोट्स ग्रुप में सेंड कर देना। हाँ पायल, मैंने नोट्स ग्रुप में भेज दिए हैं, मतलब फ्री कॉन्सेंट, ये जो टॉपिक अभी डिस्कस हो रहा है ये वाले मैंने भेज दिए हैं, बाकी के भी मैं भेज दूंगी। आप लॉजिकल रीजनिंग वाले ग्रुप में जो जो नहीं है प्लीज ऐड हो जाना, मैं अभी वहीं भेज रही हूँ। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तब मैं बीएमएल वाले ग्रुप में भेजूंगी, ठीक है? तो अभी के लिए आप लोग जो लॉजिकल रीजनिंग वाले ग्रुप में नहीं हो वो ऐड हो जाना। तो व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ शादी। शादी, तो अगर आप झूठ बोल के शादी करते हैं, अगर आपने अपने बारे में कोई पूरी बात नहीं बताई, तो आप उस शादी को तोड़ सकते हैं। अगर आपके साथ गलत हुआ, किसी ने झूठ बोल के आपके साथ शादी कर ली, तो आप उस शादी को बिल्कुल तोड़ सकते हैं, वो शादी बिल्कुल वैलिड नहीं रहेगी। अब उस लड़के ने धोखा देके झूठ बोल के, झूठ नहीं बोला लेकिन सच नहीं बताया, चुप था वो, चुप था, मियर साइलेंस था, तो उसने अब शादी कर ली, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ लड़की। वो चाहे तो उस शादी को वैलिड भी कर सकती है, और वो चाहे तो उस शादी को वॉइड भी कर सकती है। तो दिस इज, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ लड़की, एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी, बेचारी पार्टी। ठीक है? तो मैरिज के केस में इट इज योर ड्यूटी टू डिस्क्लोज ऑल द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट मैम, फैमिली सेटलमेंट। फैमिली सेटलमेंट मतलब जो बंटवारा होता है ना, जैसे दो भाइयों के बीच में जो फैमिली सेटलमेंट होता है, वहां भी फुल एंड फाइनल डिस्क्लोजर करने की आपकी ड्यूटी रहती है। अगर आप शादी बातें डिस्क्लोज नहीं करते हो, तो ये माना जाएगा कि आपने फ्रॉड किया सामने वाले के साथ। तो आप फ्रॉड को बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में समझ गए हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं कि मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, चुप रहना इज नॉट फ्रॉड। लेकिन ये सारे केसेस एक्सेप्शन है, इन सारे केसेस में इवन चुप रहना इज फ्रॉड। पहला कौन सा? ऐसा कोई भी केस जहां साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, या फिर इट इज योर लीगल ड्यूटी टू स्पीच। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ उबरी में फिडी, और उबरी में फाइड्स, जिसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड फेथ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कंपनी प्रोस्पेक्टस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, फैमिली सेटलमेंट्स। और लास्टली आपको पता है कि अगर आपने कोई ऐसा फ्रॉड किया, तो ये माना जाएगा यहां फ्री कॉन्सेंट नहीं था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बेचारी पार्टी। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। सी एवरीबडी, हैवी हो गया क्या? दिव्यांशी प्लीज म्यूट कर लो बेटा। ओके, हैवी हो गया क्या? चंचलिका बोल रही है मैम ये सेक्शन याद कैसे होंगे? हो जाएंगे, मेरे ऊपर छोड़ दो, करा दूंगी मैं याद। बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर याद करा दूंगी मैं एक काम करते हैं, अभी तक जितने सेक्शन हुए हैं उसको हम कल की क्लास से डेली सुबह जैसे रिवाइज करते हैं ना, तो सारे सेक्शंस भी रिवाइज कर लेंगे कल से। 4-5 दिन कंटिन्यूस रिवाइज कर लो, दिल दिमाग सब जगह बैठ जाएगा एकदम। फिर चाहे बचपन का प्यार भूल जाओ, सेक्शन नहीं भूलोगे। आशीष, दिल में पत्थर नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा चलो, हो गई मजाक मस्ती।
हैवी टॉपिक था, तो 5 मिनट नहीं 2 मिनट मजाक कर लिए। अब वापस आ जाए। तन्मय बोल रहे मैम ये चैप्टर कब एंड होगा, बोरिंग लग रहा है क्या? ऐसे क्यों पूछ रहे हो कब एंड होगा? जल्दी करा दूंगी मैं, बिल्कुल चिंता मत करो। By the end of this month or by the first week of next month I will end this chapter। और टॉट्स तो एकदम इतू सा है, वो तो तुरंत हो जाएगा। ऐसे क्यों पूछ रहे हो? बोरिंग लग रहा है क्या तुम लोग को? नो। सिद्धि सिंह नो मैम, रिक्की सिंह नो मैम, मजा आ रही है। हाँ मजा आनी चाहिए, नहीं तो आप लोग को पता है क्या मिलेगा? फ्लाइंग चढ़ा। ठीक है चलो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अनफॉर्चुनेटली एज यूजुअल मैं कभी भी चार्ज नहीं रखती हूँ अपने डिवाइसेस। ये मेरा आईपैड ऑफ होने वाला है, तो अगर ये ऑफ हो गया तो हम ओरली मैं जितना पढ़ा पाऊंगी उतना मैं पढ़ाऊंगी, उसके बाद क्लास एंड कर देंगे। ठीक है 7% बैटरी लेफ्ट, लेट्स से कितना देर चलता है ये। हाँ अंजलि जल्दी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग को सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिल जाएगा। ठीक है आप लोग के पास तो फिर भी बहुत टाइम मिल गया। आप लोग को पता है जो आप लोग के बाद आप लोग का नवंबर में अटेम्प्ट है, नवंबर के बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में होगा। तो सोचो ना बेचारे जनवरी वालों को तो सिर्फ एक ही महीने का प्रिपरेशन टाइम मिला, 1.5 महीने का बेसिकली, क्योंकि जनवरी फर्स्ट वीक में उनका पेपर होगा और नवंबर का आधा और दिसंबर, उनको उनके पास बेसिकली 1.5-2 महीना उनको बस मिला पूरा प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है हाँ जुलाई वाले भी। तो आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हो, आप लोग के पास इनफ टाइम है, अभी आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। अभी अगर आप लोग प्रॉपर अक्टूबर तक क्लासेस कंप्लीट कर लेते हो तो आप लोग 15-20 दिन में या 1 महीने में आराम से पूरा सिलेबस 2-3 बार पूरा निपटा सकते हो रिवाइज करके। ठीक है तो ये जो टाइम आप लोग को मिला है यूटिलाइज इट इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर। ये मत सोचना कि अरे अभी तो टाइम है, 2 दिन पहले देख लेंगे एग्जाम के तो फिर एग्जाम भी आपको देख लेगा, ऐसे मत करना। जो टाइम बचा है उसको प्रॉपर फुल्ली यूटिलाइज करो, टाइम टेबल बनाओ। कुछ ने प्रॉपर टाइम टेबल बनाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा उसका टाइम टेबल देख के। बाकी लोग भी टाइम टेबल बनाओ और मेरे को भेजो कि मैम देखो हमारा ये टाइम टेबल है, ये सब्जेक्ट हम इतने टाइम पढ़ेंगे, ये सब्जेक्ट हम इतने टाइम पढ़ेंगे। और टाइम टेबल बनाने से हमारी जो पढ़ाई है ना वो ज्यादा इफेक्टिव होती है और ज्यादा प्रोडक्टिव होती है। और डेली के टारगेट्स बनाओ कि आज के दिन में ना मेरे को इतना कंप्लीट करना है, एक हफ्ते में ना मेरे को इतना कंप्लीट करना है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ मेरे को इतना कंप्लीट करना है। शॉर्ट टर्म टारगेट प्लस लॉन्ग टर्म टारगेट, पूरे टारगेट्स आपके बने रहने चाहिए। आपके पास एक टू डू लिस्ट होना चाहिए कि आज के दिन में दिस टू डू दिस टू डू, और दिन के आखिरी में सोने से पहले उसको इवेलुएट करो कि कितना हुआ मेरा, कितना बचा है। ये बहुत बहुत इफेक्टिव रहता है, ट्रस्ट मी। एक बार अगर आपको इसकी हैबिट लग जाए ना तो दिस कैन चेंज योर लाइफ। एंड चलो सीएसईटी में तो अच्छा है, अगर आप हैबिट बना लेंगे तो ये आपको एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में ना बहुत काम आएगा। ठीक है ज्ञान हो गया, आई होप आप लोग को ये ज्ञान यूजफुल होगा। अब पढ़ाई कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मिसरिप्रेजेंटेशन। अब मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है मैम? मिसरिप्रेजेंटेशन धोखे का भाई है, फ्रॉड का भाई है। फ्रॉड में आपने धोखा किया लेकिन आपका गलत इंटेंशन था। मिसरिप्रेजेंटेशन में भी आप सामने वाले के साथ धोखा करते हैं लेकिन वो ना आपसे अनजाने में हो जाता है। अनजाने में होता है यानी आपका इंटेंशन गलत नहीं है। मान के चलो वो जो स्कूटी वाला एग्जाम्पल था कि आपने खराब स्कूटी, फटीचर स्कूटी बेच दी किसी को झूठ बोल के 1 लाख में। अब आपने मिसरिप्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने फटीचर स्कूटी बेची लेकिन आपको पता ही नहीं था कि वो फटीचर है। मतलब आपको पता ही नहीं था कि ये टूटी फूटी है। आपको आपके भाई ने दी और आपके भाई ने भी आपको नहीं बताया कि ये टूटी फूटी है। आपके भाई ने उसमें डिफेक्ट्स को छुपा दिए थे और उसने आपको बोल दिया बेच देना। आपको नहीं पता है कि वो डिफेक्टिव है और आपने बेच दी। तो आपने यहाँ सामने वाले के साथ गलत किया, आपने सामने वाले के साथ धोखा किया, लेकिन आपको तो पता ही नहीं था ना कि वो स्कूटी खराब है, वो स्कूटी में क्रैक है। आपका तो इंटेंशन गलत नहीं था, आपका इंटेंशन सामने वाले को धोखा नहीं देने का नहीं था। आपने अगर अनजाने में धोखा दे दिया किसी को, गलत इंटेंशन के साथ नहीं किया, तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन है। बस फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में बस एक थिन लाइन का अंतर है जो इंटेंशन का है। अगर इंटेंशन गलत है तो वो फ्रॉड हो गया, अगर इंटेंशन गलत नहीं है तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया। एज इजी एज दैट।
तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बोल रहे हैं मैम मिस रिप्रेजेंटेशन कब होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन अराइजेस व्हेन रिप्रेजेंटेशन मेड इज फॉल्स, फॉल्स यानी झूठ, मैंने किसी को झूठ बोला लेकिन द पर्सन मेकिंग इट बिलीव्स इट टू बी ट्रू, जो झूठ बोल रहा है ना उसको भी नहीं पता कि ये झूठ है, मैं सच समझ के ही सामने वाले को बोल रही हूं, तो मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, मेरे को भी नहीं पता था कि ये झूठ है, नहीं तो मैं तुमको नहीं बेचती है गाड़ी, अगर मेरे को पता होता इसमें क्रैक है तो यहां पर मिसरिप्रेजेंटेशन में बात आ जाती है कि हम सामने वाले को धोखा दे रहे हैं लेकिन हमें भी नहीं पता है कि वो झूठ है, हम गलत इंटेंशन, हमारा इंटेंशन गलत नहीं है, तो वही बात हो गई कि यू आर मेकिंग रिप्रेजेंटेशन विच इज फॉल्स बट यू योरसेल्फ बिलीव्स इट टू बी ट्रू, देन इट इज व्हाट, इट इज मिसरिप्रेजेंटेशन। और मिसरिप्रेजेंटेशन में मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट किया है देयर इज नो इंटेंशन टू डिसीव, धोखे देने का इंटेंशन नहीं था यार, मेरा धोखा देने का मेरा इंटेंशन था ही नहीं, देयर इज नो इंटेंशन टू डिसीव, देन इट मींस मिसरिप्रेजेंटेशन, ये एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। तो जब इंटेंशन गलत नहीं है तो दैट इज मिसरिप्रेजेंटेशन, और जब इंटेंशन गलत है तो दैट इज फ्रॉड। उसके बाद मैडम मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब एक प्रकार से इनोसेंट और अनइंटेंशनल रिप्रेजेंटेशन, इनोसेंट मतलब मासूम है हम, मेरे जैसे, ठीक है, मासूम है हम, मासूम मतलब हमारा इंटेंशन गलत नहीं था, हमसे अनइंटेंशनल गलती हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा मैम, सेम, अगर मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है मतलब फ्री कॉन्सेंट नहीं है, और अगर फ्री कॉन्सेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बेचारी पार्टी, बेचारी पार्टी मीन्स अग्रीव पार्टी, खत्म, जी हाँ खत्म, मिसरिप्रेजेंटेशन खत्म। लास्ट पॉइंट मिस्टेक, अरे यार मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन का सेक्शन कौन था, सेक्शन नंबर 18, लाइन से है 15 कोर्शन, 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस, 17 17 पे खतरा, खतरा मींस फ्रॉड, 18 मिसरिप्रेजेंटेशन। अब आप लोग बोलोगे मैम मिस्टेक का 19 होगा, जी नहीं, मिस्टेक का 19 नहीं है, मिस्टेक का कौन सा सेक्शन हो जाएगा, अब मिस्टेक मतलब क्या होता है, मिस्टेक मतलब गलती से मिस्टेक उगाना है ना, गलती से मिस्टेक, तो मिस्टेक मतलब अगर आपको कुछ सोचने समझने में गलती हो गई, तो अब ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में तो दो पार्टी होते हैं, एक होता है ऑफरर, एक होता है ऑफरी, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ ऑफरर को कुछ समझने में गलती हो गई, तो जब सिर्फ दोनों पार्टी में से सिर्फ एक ही पार्टी को कुछ समझने में गलती होती है तो उसको हम बोलते हैं यूनिलेटरल मिस्टेक, और जब दोनों ही पार्टी को गलती हो गई तो हम उसको बोलते हैं बाइलेटरल मिस्टेक। तो अब मैम आपको कुछ समझने में गलती हो गई, आपने कुछ गलत समझ लिया, मतलब देर इज एरर, एरर मतलब गलती, देर इज एरर इन समथिंग, देर इज एरर अबाउट समथिंग, एरर मतलब गलती, तो उसको हम बोलते हैं मिस्टेक। अब मिस्टेक दो तरह का हो सकता है मैम, वन इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अनदर इज मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट मतलब, मिस्टेक ऑफ फैक्ट मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो कॉन्ट्रैक्ट के फैक्ट्स है उसको लेकर के कुछ समझने में गलती हो गई, जैसे वो पर्ल वाला था कि ये पर्ल असली है कि नकली है, तो ये सिचुएशन को समझने में गलती हो गई, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस मैटर को समझने में कुछ गलती हो गई तो उसको बोलते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अनदर इज मिस्टेक ऑफ लॉ, लॉ को समझने में गलती हो गई, लॉ माने कानून, तो दैट इज मिस्टेक ऑफ लॉ। अब मैडम मिस्टेक ऑफ फैक्ट दो तरह के होते हैं, अगर दोनों पार्टी में से सिर्फ एक पार्टी को मिस्टेक हुई है, एक पार्टी ने कुछ गलत समझ लिया तो उसको बोलते हैं हम यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और अगर दोनों पार्टी ने गलत समझ लिया तो उसको हम बोलते हैं बाइलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट दिया हुआ है सेक्शन 22 में, जो ये बोलता है कि अगर सिर्फ एक ही पार्टी मिस्टेक में है तो उसकी गलती, हम लायबल नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड रहेगा। जैसे कि वो पर्ल वाला एग्जाम्पल, वो दुकानदार ने पर्ल बेच दिया और वो लेडी ने अपने आप मन में अज्यूम कर लिया, महान थी वो लेडी, अपने मन में अज्यूम कर लिया कि ये असली पर्ल है, उसने ना दुकानदार से पूछा ना कुछ किया और वो ले गई, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है, द आंसर इज नो, ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड रहेगा। एक ही पार्टी को मिस्टेक हुई है, लेडी को, दोनों पार्टी को मिस्टेक नहीं हुई है, एक ही पार्टी ने गलत समझा कि वो असली पर्ल है, तो जब एक ही पार्टी को मिस्टेक होती है तो ये बोल के आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं कर सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड रहता है। अगर सिर्फ एक ही पार्टी को मिस्टेक हुई है तो उसको हम मिस्टेक नहीं मानते, अगर सिर्फ एक ही पार्टी को कुछ समझने में मिस्टेक हुई है तो उसको हम मिस्टेक नहीं मानते और वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड रहता है। नेक्स्ट इज, अगर दोनों ही पार्टी को मिस्टेक हो गई, दोनों ही पार्टी को मिस्टेक हो गई तो मैम यहां तो कंसेंसस एड आइडम ही नहीं है, क्योंकि यहां तो मीटिंग ऑफ माइंड्स ही नहीं है, और जब भी मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं होता है मैम, जब कंसेंट ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन सकता है। और आपको पता है मैम, एक
कॉन्ट्रैक्ट का होने के लिए कंसेंट होना जरूरी है। सेक्शन 10 के में जो एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था मैम कॉन्सेंट होना चाहिए और वो भी फ्री होना चाहिए। तो अगर कॉन्सेंट ही नहीं है, कंसेंसस एड आइडम ही नहीं है, तो देर इज नॉट इवन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, दैट इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, विच मीन्स इट इज वॉइड अब इनिशियो। तो ऐसा अग्रीमेंट जिसमें बाइलेटरल मिस्टेक हो गया, बाइलेटरल यानी दोनों ही पार्टी को कुछ समझने में गलती हो गई, तो प्रोमिसर को भी गलती हो गई, प्रोमिसी को भी गलती हो गई, यहां तो मीटिंग ऑफ माइंड्स ही नहीं हुआ, कंसेंसस एट आइडम ही नहीं हुआ, इसीलिए वो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अग्रीमेंट वॉइड अब इनिशियो। वॉइड अब इनिशियो मतलब वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जैसे वो देवसेना वाला जो एग्जांपल था, देवसेना को लगा कुछ और कि बाहुबली शादी होगी और शिवगामी के मन में कुछ और था कि मैं इसकी शादी भलाल देव से कराऊंगी। दोनों पार्टी को माइंड में कुछ और चल रहा था, दोनों पार्टी वाज अंडर मिस्टेक। तो दिस वाज व्हाट, दिस वाज नो मीटिंग ऑफ माइंड्स, देयर वाज नो कंसेंसस एट आइडम। तो इस केस में द कॉन्ट्रैक्ट द अग्रीमेंट विल बी वॉइड अब इनिशियो। वॉइड अब इनिशियो मतलब वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। आगे बढ़ते हैं। अब मिस्टेक ऑफ लॉ दो तरह का हो सकता है, वन इज लॉ ऑफ लैंड एंड अनदर इज फॉरेन लॉ। लॉ ऑफ लैंड मतलब इंडियन लॉ को समझने में आपको गलती हो गई। हमारे भारत के जो लॉ है, हमारे भारत का जो जितने जो कोई सा भी लॉ हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, कंपनीज एक्ट हो, जीएसटी एक्ट हो, इनकम टैक्स एक्ट हो, भारत का यानी इंडिया का कोई एक्ट समझने में आपको गलती हो गई, तो ये आप एज अ एक्सक्यूज यूज नहीं कर सकते कि यार मेरे को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन का लॉ समझने में गलती हो गई, ये कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दो। नहीं, लॉ ये मानता है कि क्योंकि आप भारतीय हो, आप इंडियन हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको इंडियन लॉज की सही नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ कर रहे हो, और अगर आपने उसको कंप्लाई नहीं किया तो आपकी गलती, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको इंडियन लॉ आना चाहिए। अगर आपको नहीं आया तो सिर्फ ये एक्सक्यूज यूज करके आप लॉ को वॉइड नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं कर सकते, विच मीन्स यू कैन नॉट यूज दिस एज एन एक्सक्यूज कि आपको इंडियन लॉ की नॉलेज नहीं है। क्यों? बीइंग एन इंडियन इट्स योर ड्यूटी टू हैव नॉलेज अबाउट इंडियन लॉ, and if you don't have knowledge about Indian law you can't use it as an excuse, which means ignoratia juris non exequat or ignoratia legis neminem exequat, जो भी है whatever, इसका मतलब you cannot ignore law, you cannot ignore Indian law. If you are ignoring Indian law you cannot use it as an excuse. आप ये एक्सक्यूज नहीं कर सकते कि अरे मेरे को तो इंडियन लॉ पता ही नहीं था, वॉइड करो कॉन्ट्रैक्ट को, ऐसा नहीं बोल सकते। इंडियन लॉ आपको पता होना चाहिए, विच मीन्स आप इंडियन लॉ को इग्नोर नहीं कर सकते, उसको एज अ एक्सक्यूज यूज नहीं कर सकते। और इसका एक लैटिन टर्म है, ये हमारा एक लीगल टर्म है, लीगल टर्म है, ये आपको चैप्टर 5 में भी हेल्प करेगा। ये आपको याद करना पड़ेगा कि इस लीगल टर्म का मतलब क्या होता है। लीगल टर्म इज इग्नोरेशिया जुरिस नॉन एग्जीक्यूट, इसका भी मतलब वही होता है, या फिर इग्नोरेशिया लेजिस नेमिनेम एग्जीक्यूट, इसका भी मतलब वही होता है। क्या? कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेस नो वन, इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेस नो वन, यू कैन नॉट यूज दिस एज एन एक्सक्यूज। बहाना नहीं मार सकते कि मेरे को तो पता ही नहीं था इंडियन लॉ, वॉइड करो, आपको पता होना चाहिए। तो इस केस में आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड होता है। अगर आप इंडियन लॉ को इग्नोर करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट इज बिल्कुल वैलिड। ठीक है, समझ गए? और ये कहां दिया हुआ है मैम? ये दिया हुआ है सेक्शन 21 में। नेक्स्ट इज फॉरेन लॉ। अगर आप फॉरेन लॉ को समझने में मिस्टेक करते हो तो वो दिया हुआ है सेक्शन 21 में। और लॉ बोलता है यार, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है। अब फॉरेन लॉ यार मेरे को क्या पता यार, यूके में क्या लॉ है, यूएस में क्या लॉ है, हो सकता है ना मेरे से गलती हो जाए, हो सकता है ना मेरे को यूके का लॉ समझने में गलती हो जाए, मेरे को थोड़ी पता रहेगा सारी कंट्री का लॉ। ठीक है, माना इंडियन लॉ का के बारे में नॉलेज होना मेरी ड्यूटी है। क्या मेरी ड्यूटी है? मेरे को पूरे वर्ल्ड वाइड कहाँ क्या लॉ है पूरा लॉ पता होना चाहिए? द आंसर इज नो। तो अगर आप फॉरेन लॉ को समझने में कोई मिस्टेक करते हो तो उसको ये माना जाएगा कि दोनों ही पार्टी को मिस्टेक हुई है, इट विल बी ट्रीटेड एज बाइलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। और अगर दोनों ही पार्टी को गलती होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड अब इनिशियो, यानी वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। मतलब आप अगर किसी फॉरेन के लॉ को समझने में मिस्टेक करते हो, अगर आप किसी फॉरेन के लॉ को समझने में गलती करते हो तो ये माना जाएगा कि हाँ ठीक है, जायज भी है ये गलती। क्यों? क्योंकि फॉरेन का लॉ मुझे कैसे पता होगा यार, मैं तो भारतीय हूं। तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकते हैं।
In fact, that contract will be void from the very beginning, which means it will be void agreement. It will be void ab initio. Ab initio मतलब void from the very beginning, void from the very starting. तो अब इसको sum up करते हैं मिस्टेक को. मिस्टेक के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है मिस्टेक दो तरह का हो सकता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ. मिस्टेक ऑफ फैक्ट दो तरह का होता है, यूनिलेटरल, बायलेटरल. यूनिलेटरल यानी एक पार्टी का मिस्टेक, ये एक्सक्यूज नहीं होता है, बिल्कुल वैलिड होता है. बायलेटरल मिस्टेक मतलब दोनों पार्टी को मिस्टेक हो गया, तो यहाँ कंसेंसस एट आइडम ही नहीं है, तो ये वॉइड ऑफ इनिशियो होता है. नेक्स्ट, अगर इंडियन लॉ को समझने में गलती हो गई तो यू कैन नॉट यूज दिस एन एक्सक्यूज, ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड रहेगा. नेक्स्ट, अगर फॉरेन लॉ को समझने में गलती हो गई तो इसको एज अ बायलेटरल मिस्टेक ट्रीट किया जाएगा और ये हो जाएगा वॉइड अब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. विद दिस वी आर कंप्लीटेड विद आवर टॉपिक प्री कॉन्सेंट. प्री कॉन्सेंट बहुत ही बड़ा टॉपिक था जिसको मैंने ट्राई किया है मैं आप लोग के लिए कंपाइल करूं, और मैंने ये नोट्स बनाए हैं. आप लोग की बुक में, आप लोग की जो मॉड्यूल है उसमें सिर्फ कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड के बारे में दिया हुआ है, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक के बारे में नहीं दिया हुआ है. बट मैंने मेरे नोट्स में सारा प्रोवाइड किया है. क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक से क्वेश्चन आते हैं. ICSI पगला जाता है कभी कभी, आधी चीजें डालता है आधी चीजें नहीं डालता है, तो आपको बिल्कुल वो पढ़ने की जरूरत नहीं है. आप अगर इससे पढ़ेंगे तो दैट इज सफिशिएंट. इसके साथ आज की क्लास एंड करते हैं. आज की क्लास एंड करते हैं यहीं. कल मिलते हैं अगेन एट द सेम प्लेस सेम टाइम. सी यू टुमारो, एंड टुमारो विल स्टडी आवर लॉफुल ऑब्जेक्ट, then agreement opposed to public policy, and after that we'll start with types of contract. ठीक है, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं. आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ाना चाह रही हूँ. अगर उसके बाद भी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो. आई विल श्योरली ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स. विद दिस I am taking leave. This is Ishika Agrawal signing off. Take care. Bye bye.